नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। जापान और चीन का सफल दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस भारत पहुंचे ही हैं। आज चीन में पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की है। चीन दौरे में क्या रहा खास, इस खबर पे करेंगे विस्तार से चर्चा। दिखाएंगे खबर बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात और चल रहे बचाव अभियान की। बताएंगे गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के दौरान उन्होंने क्या दिए हैं निर्देश। होगी बात एसआईआर के मुद्दे पर मचे सियासी घमासान और कानून की सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही अहम बात। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। एससीओ समिट में दिखी भारत की कूटनीतिक जीत। घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की निंदा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भारत के साथ सभी देशों ने दिखाई एकजुटता। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में दिया शांति का संदेश। कहा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा साथ। दोनों नेताओं ने दिया सहयोग बढ़ाने पर जोर। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर जुटे इंडी गठबंधन के नेता। बीजेपी ने अभियान को बताया खोखला। राहुल गांधी पर योजनाबद्ध तरीके से जनता के अपमान का लगाया आरोप। वहीं एसआईआर पर आपत्तियां दर्ज करने की डेडलाइन बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का इनकार। भूकंप के झटकों से दहले अफगानिस्तान में 800 से ज्यादा लोगों की मौत। 3000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने बढ़ाई आफत। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में लिया स्थिति का जायजा। हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने से जानमाल का नुकसान। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियांजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए एससीओ देशों को साथ आने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ को 3 नए स्तंभों से परिभाषित भी किया और कहा कि एससीओ मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी पर फोकस करके हमें आगे बढ़ने का जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियांजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी प्रकार का दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है और सभी देशों को एकजुट होकर इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद के हर रूप और रंग का बिना किसी भेदभाव के विरोध करना ही मानवता के प्रति सबका कर्तव्य है। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे।
हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले 24 वर्षों से एससीओ के भीतर हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई है। भारत की नीति सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के 3 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने का भी आह्वान किया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। Connectivity that bypasses sovereignty, losing trust and meaning. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संस्थानों में सुधारों के लिए एससीओ के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी एक मत होकर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान कर सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ तियानजिन से जेसिका की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं एससीओ बैठक के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी द्विपक्षीय मुलाकात की तियानजिन में। दोनों नेता इस बैठक के लिए एक ही गाड़ी में बैठकर बैठक स्थल तक पहुंचे तो करीब घंटे भर तक दोनों नेताओं की चर्चा हुई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर बात की तो आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र सहित तमाम द्विपक्षीय मसलों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात की थी। इन दोनों ही नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातों के कई प्रकार के मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन दौरा बेहद खास रहा। यहाँ पीएम एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई पहलुओं से उनकी ये यात्रा ऐतिहासिक रही। ये दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करता दिखा। एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मंत्रणा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में संघर्ष को दूर करने के लिए हाल ही में की गई पहलों के प्रति अपना समर्थन दोहराया और संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और एक स्थायी शांति समाधान खोजने की आवश्यकता पर बल दिया। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम मोदी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हमेशा खुशी के पल होते हैं। वहीं खास बात ये रही कि अपनी द्विपक्षीय बैठक के लिए दोनों नेताओं ने एक ही कार में यात्रा भी की। पीएम मोदी ने जहां रूस के राष्ट्रपति संग गहन बातचीत कर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया, वहीं इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की।
दोनों नेताओं ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं इस मुलाकात के दौरान बॉर्डर मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तियानजिन से जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के बाद चीन दोनों देशों की सफल दौरे के बाद में वापस स्वदेश लौट आए हैं और प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचे अपने विशेष विमान के माध्यम से। और प्रधानमंत्री के वापस स्वदेश आने के समय की ये तस्वीरें। और हम जानते हैं इस वक्त दिल्ली में काफ़ी आसपास इलाकों में बारिश भी हो रही है, तो वो स्थिति भी दिखाई पड़ रही है। और एक तरीके से प्रधानमंत्री का बेहद सफल दौरा, क्योंकि जापान, उसके बाद चीन में एससीओ शिखर की बैठक, कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी प्रधानमंत्री की हुई, तो आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय मुलाकात की। इन दोनों ही मुलाकातों के बहुत अहम माना जा रहा है, इसके कई मायने हैं। साथ ही साथ एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सख्त लहजे में आतंकवाद जैसी समस्या पे भारत का पक्ष रखा और ये बेहद महत्वपूर्ण था। और भारत के पक्ष को एससीओ सदस्य देशों का समर्थन मिला और एससीओ डिक्लेरेशन में उसको शामिल किया गया, भारत की चिंताओं को शामिल किया गया। तो अपने आप में रणनीतिक कूटनीतिक तौर पर बेहद सफल दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, चीन का और जापान का। और हम जानते हैं जापान के साथ भी भारत के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर 15वीं भारत जापान शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत जापान के साथ भी भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर लगभग 13 समझौते हुए थे। कई महत्वपूर्ण मसलों पर बात बनी दोनों ही देशों के बीच में और नए अध्याय की एक शुरुआत, एक विजन डॉक्यूमेंट भी भारत जापान के बीच देखने को मिला था। तो उसके बाद जब चीन पहुंचे प्रधानमंत्री, तो वहां पर भी बेहद महत्वपूर्ण बैठकों का दौर और भारत के पक्ष को बहुत ही मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने उस वैश्विक मंच पे रखा, जहां पे तमाम सदस्य देशों ने भारत के रुख का समर्थन किया, भारत की पहल का समर्थन किया और घोषणा पत्र, जो एससीओ शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र था, उसमें उसको शामिल किया गया। तो प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण दौरा, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हुई है दिल्ली एयरपोर्ट पर। ये उससे अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे अपने विशेष विमान के माध्यम से। तो दो देशों का महत्वपूर्ण दौरा, जापान और चीन, और दोनों ही जगहों पर भारत के पक्ष को बेहतरी से रखना, भारत के सहयोग को सदस्य देशों के साथ आगे बढ़ाना और वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को प्रमुखता से रखकर सहयोगी देशों, मित्र देशों के साथ उस पर समर्थन जुटाना और आगे बढ़ने को लेकर प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद खास और महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री इस दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे अब से कुछ देर पहले, उस वक्त की ये तस्वीरें। तस्वीरें आपके इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के सफल दौरे के बाद, जापान और चीन के दौरे के बाद वापस दिल्ली लौटे हैं। उस वक्त सबसे कुछ देर पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री वापस पहुंचे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन इसी बड़ी खबर के कुछ और पहलुओं से भी आपको रूबरू कराएंगे और प्रधानमंत्री के इस दौरे के मायने भी समझेंगे खास मेहमानों के साथ। इस खबर पर हम बने रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हम इस ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री के जापान और चीन के सफल दौरे के बाद वो वापस स्वदेश लौट आए हैं, लेकिन चीन में SCO शिखर सम्मेलन के दरमियान किस प्रकार से महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं, आइए आपको कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं और किन बातों को खास तौर से इस मंच पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने रखा। आइए जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि SCO में तियानजिन घोषणा पत्र में कौन कौन सी बातों पर सबसे ज्यादा फोकस हुआ और आतंकवाद पर भारत के रुख को एक प्रकार से जीत मिली, क्योंकि भारत जो बात कह रहा था वो घोषणा पत्र में दिखाई पड़ रहा है। आतंकवाद पर सख्त पहलगाम हमले की निंदा इस घोषणा पत्र में साफ तौर से दिखाई पड़ी है। इसी तरीके से अपराधियों को सजा की मांग, जो अपराधी जिन्होंने ये अपराध किया, आतंकवाद का हमला जो करते हैं उनको सजा की मांग की गई है और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के कड़े शब्दों में निंदा की गई है। अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ सख्त संदेश इस घोषणा पत्र में दिखाई दिया। इसके अलावा आतंक के सभी रूपों की निंदा की बात भी घोषणा पत्र में साफ तौर पे रखी गई है, जो भारत का पक्ष लगातार रहा है। आतंकवाद के मसले को लेकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार आतंकवाद पर भी सख्त रुख सख्त शब्दों में दिखाई पड़ा है घोषणा पत्र में, जो भारत लगातार कहता है कि किस प्रकार से इस सब चीजों को रोके जाने की जरूरत है। तो SCO के घोषणा पत्र में भारत का जो आतंकवाद पर रुख है उसमें एक तरीके से समर्थन मिलता नजर आए। साथ ही साथ भारत जो पहल करता रहा है SCO के मंच पे, उसको भी एक समर्थन मिला है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का समर्थन इस घोषणा पत्र में दिखाई पड़ा है। PM मोदी के नेतृत्व में भारत की ओर से ये एक मिशन या मोड में मंत्र दिया गया था, उसका समर्थन मिला। साथ ही साथ भारत के द्वारा 5वें SCO स्टार्टअप फोरम की सफलता का स्वागत भी किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के 2023 के इनिशिएटिव स्टार्टअप फोरम को स्टार्ट करने के बाद से उसके कैसे तेजी से आगे बढ़ा जाए, उस दिशा में भी एक तरीके से जो कदम आगे बढ़ाया गया उसका स्वागत हुआ है। 20वें SCO थिंक टैंक फोरम की सराहना भी की गई है। इसका आयोजन भी दिल्ली में किया गया था। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पहल जो भारत के माध्यम से हुई, उसका एक तरीके से समर्थन होता हुआ दिखाई पड़ा। इसी तरीके से जल्दी से अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो किस तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान की सराहना भी हुई है। इसका मंथन भी भारत में हुआ था SCO के मंच के तहत। तो ये अपने आप में भारत की तमाम उन पहल का समर्थन भी घोषणा पत्र में साफ तौर से दिखाई पड़ा है, जो आज SCO का तियानजिन घोषणा पत्र निकल के सामने आया है। तो ये तमाम जो तथ्य हैं वो बताने के लिए काफी कि किस प्रकार से भारत की पहल का समर्थन हुआ है। शांति स्थिरता के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर भारत लगातार कहता रहा है, उसका भी समर्थन होता हुआ दिखाई पड़ा है। जल्दी से अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो आर्थिक साझेदारी और व्यापार बढ़ाने पर जोर देने की बात भी प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार कही गई, उसका समर्थन भी दिखाई पड़ा। UN सहित वैश्विक संगठनों के साथ सहयोग भी करना है, साथ ही साथ रिफॉर्म को लेकर भी आगे बढ़ना है। ये बात लगातार PM मोदी वैश्विक मंच पे कहते रहे, इसका जिक्र भी घोषणा पत्र में साफ तौर से दिखाई पड़ा, यानी भारत की बात घोषणा पत्र में प्रमुखता के साथ दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है। SCO में PM मोदी का मंत्र, क्योंकि जब SCO के मंच पर प्रधानमंत्री ने अपनी आज बात रखी, भारत का पक्ष रखा, तो किन बड़ी बिंदुओं की बात रखा उन्होंने कहा, उन्होंने 3 स्तंभ के दिए, 3 पिलर्स की बात की। सुरक्षा, संपर्क और अवसर। सुरक्षा, सिक्योरिटी, संपर्क, कनेक्टिविटी और अवसर, अपॉर्चुनिटी। SCO को उन्होंने ऐसे परिभाषित किया और कहा कि शांति, सुरक्षा, स्थिरता से ही समृद्धि आएगी, इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। तो ये प्रधानमंत्री का मंत्र था। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ
एकजुट होना होगा, टेरर फाइनेंसिंग, कट्टरपंथ का भी मिलकर मुकाबला करना होगा, तब जाके हम बेहतर से शांति स्थापना कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड नहीं चलने चाहिए, गलत तरीके से सीमा पार आतंकवाद को एक तरीके से बंद करना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो लगातार होता रहा है, खासतौर से बिना नाम लिए पाकिस्तान की ओर सीधे तौर पे इशारा था। आतंक समर्थक देश को जवाबदेह होना चाहिए, ये बात भी प्रधानमंत्री ने की। और कनेक्टिविटी को लेकर उन्होंने कहा कि चाबहार बंदरगाह का भारत समर्थन करता है, इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, देशों को आपस में जुड़ने के बेहतर संपर्क मिलेंगे। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का समर्थन भी भारत करता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर को लेकर भी भारत लगातार इस बात को रखता है और यही बात आज प्रधानमंत्री ने एससीओ के मंच पर भी रखी, कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर। इसी तरीके से स्टार्टअप, नवाचार, युवा, साझा विरासत को फोकस करने की जरूरत है ताकि हम बेहतरी से जुड़ सके, काम कर सके और अपने लोगों के मानवता की भलाई के लिए तेजी से काम करें, उसके नतीजे भी हमारे देशों को फायदा पहुंचाए। संगठित अपराध हो, मादक पदार्थों की तस्करी हो या फिर साइबर सुरक्षा का मसला हो, इन सब पर मिलकर सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम शायद बेहतरी से क्षेत्र को और आगे तेजी से ले जा पाएंगे। इस पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात को बहुत सही शब्दों में, सख्त तरीके से इस मंच पर रखा है। यूएन सहित बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार जरूरी है और इसके लिए मिलकर काम करना होगा, ये बात प्रधानमंत्री ने एससीओ में आज अपने संबोधन में, प्लेनरी सेशन में उन्होंने साफ तौर से इस बात का जिक्र किया। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण था, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात हुई। किन बिंदुओं का जिक्र हुआ, जल्दी से आपको बताते हैं। आर्थिक मसले पर बातचीत हुई, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है, यूक्रेन संघर्ष को लेकर बातचीत हुई है कि संघर्ष का रास्ता शांति समाधान के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। भारत लगातार इस बात को कहता रहा और आज भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। शांति स्थिरता की बात हुई है और दोनों देशों की जो गहरी दोस्ती है, कठिन से कठिन समय में दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, इस बात का जिक्र सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने किया। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। जब राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हुई, आपसी सहयोग, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए जरूरी है, इस बात का भी जिक्र सीधे तौर पर इस बैठक के दरमियान निकल के आया है। जब रूस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये तमाम तथ्य हैं जिनके आज निकल के आए। इसी तरीके से कल चीन के राष्ट्रपति के साथ जब प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकात हुई, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें निकल के आई, उसमें यह था साफ तौर से प्रतिद्वंदी नहीं है दोनों देश, बल्कि विकास के साझेदार बन के आगे बढ़ सकते हैं। ये बात सीधे तौर पर कल बैठक में निकल के आई थी। मतभेद विवादों में ना बदले, इसके लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। तो ये बात कल चीन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय मुलाकात में आई थी। साथ ही साथ पर्यटक वीजा बहाली की बात हो, सीधी उड़ानें संचालित करने की बात हो, इस पर भी तेजी से काम करने की बात की थी और दोनों नेताओं ने इस बात को माना था कि हाँ, इस पर तेजी से काम करने की जरूरत है। तो ये राष्ट्रपति शी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के कल के मुख्य बिंदु बता रहे हैं। व्यापार, निवेश पर जोर था, सीमा पर शांति स्थिरता का माहौल है, इस बात को दोनों ही नेताओं ने रेखांकित किया और उस शांति स्थिरता के साथ हम कैसे आगे बढ़े, उस दिशा में भी बात होती हुई दोनों नेताओं की नजर आई। दोनों देशों ने के 2.8 बिलियन लोगों के हित जरूरी हैं, इस लिहाज से हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी के साथ कल मुलाकात की तो यह बात साफ तौर पर सामने आई। परस्पर विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता जरूरी है, हम एक दूसरे के कंसर्न्स को समझें, यह बात सीधे तौर पर दोनों ही नेताओं ने रेखांकित की और उस कंसर्न्स को समझने के आधार पर आगे बढ़ने की बात हुई थी। तो यह बेहद अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी महत्वपूर्ण जो प्रधानमंत्री का दौरा है चीन का, जिसमें एससीओ शिखर बैठक है या फिर इस प्रकार की द्विपक्षीय बैठकें, इस पे ही करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एससीओ में भारत का कूटनीतिक कमाल। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पहलू भारत की लिहाज से, और इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, इसके अलावा आलोक बंसल जी, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन और सामरिक मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर सज्जनहार, अगर हम चीन की इस यात्रा को, 2 दिन की इस यात्रा को समराइज करने की बात करें, बिग टेक अवेज की बात करें, किस तरह से आप इसको परिभाषित करेंगे एक डिप्लोमेटिक नजरिए के आधार पर? मिस्टर सज्जनहार जी, बहुत धन्यवाद आर्यन जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा है और मैं इससे बिल्कुल इसका समर्थन करता हूं जो ये ऐतिहासिक यात्रा थी प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि एक तो है शिखर सम्मेलन में वो सम्मिलित होने गए, दूसरा जो भारत और चीन के जो संबंध हैं वो पिछले 5 साल से थोड़ी खटाई तलखियत से गुजर रहे थे, उसको ठीक करना शुरुआत हो गई थी पिछले साल कजान में, परंतु उसको और आगे कैसे ले जाना है उसके बारे में बातचीत करनी थी और उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री मोदी जो वहां पर गए और उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, और आपने बहुत ही अच्छा उसका ब्यौरा दिया है। दूसरी बात है जो ये जिस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई वो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स।
लगे हुए हैं, न केवल भारत के विरुद्ध, न केवल चीन के विरुद्ध, पूरे विश्व के विरुद्ध। तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो एकदम उथल पुथल हो गई है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर जाना, बातचीत करना और ये कहना जो अपने सहयोग से, आपसी सहयोग से, एससीओ में सहयोग से और चीन के साथ, क्योंकि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और अभी तीसरे नंबर पर आ जाएगी। तो इन दोनों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये यात्रा हुई प्रधानमंत्री मोदी की, और जो जैसे आपने बताया है, जो इसके नतीजे निकले हैं वो बिल्कुल ही ऐतिहासिक नतीजे हैं, क्योंकि इसने हमारे जो रूस के साथ संबंध हैं वो तो है बहुत अच्छे संबंध हैं, परंतु और उनको आगे ले जाने में बहुत ही इस यात्रा की सहायता मिली है। चीन के साथ उनको एक पटरी पर लाया गया है। इसको मैं ये नहीं कहूंगा जो रीसेट है या ट्रांसफॉर्मेशनल है, परंतु एक छोटा कदम है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आतंकवाद के विरुद्ध जो हमने कहा है और कनेक्टिविटी में जो हमने कहा है, जो हमारे लिए चाबहार इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु कोई भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट किसी भी देश की संप्रभुता के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजों को आपने रेखांकित किया आलोक बंसल जी, क्योंकि अगर एससीओ डिक्लेरेशन की बात की जाए तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो आतंकवाद के खिलाफ बहुत सख्त शब्दों में खरी खरी बात रखी वो डिक्लेरेशन में दिखाई पड़ रही है। यानी भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के पक्ष को अब वैश्विक स्तर पर एससीओ में एक तरीके से समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से इसको देखा और परिभाषित किया जाए, आलोक जी? देखिए, ये जो एससीओ समिट है ये भारत की हर तरफ से सफलता है। अगर आप देखें, इसमें पहलगाम मुद्दे को भी बोला गया कि पहलगाम का जो हमला था उसका भी क्रिटिसिज्म हुआ, जिन्होंने उनका समर्थन किया उसके खिलाफ जो भारत की वक्तव्य था उसकी पूरी तरह से समर्थन किया गया। और इस एससीओ समिट में आपने देखा कि भारत एक तरीके से स्टार अट्रैक्शन था और जो हमारे चीन और रूस के साथ जो संबंध थे उनको और ज्यादा सुदृढ़ किया गया। तो एससीओ समिट तो महत्वपूर्ण थी, उसके साथ साथ जो हमारी बायलैटरल मीटिंग्स हुई शी जिनपिंग के साथ और राष्ट्रपति पुतिन के साथ, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। और विशेषकर चीन के साथ जो हमारी मीटिंग हुई वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से चीन के साथ हमारे संबंध जो थे तनावपूर्ण चल रहे थे। इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने माना कि सीमा पर जो संबंध है उनको सुधारने की आवश्यकता है, और ये भी माना गया कि जो एक अच्छे रिलेशंस है बॉर्डर पर वो एक इंश्योरेंस के रूप में काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। और साथ ही साथ ये कहा कि सीमा विवाद जो है अन्य संबंधों पर कोई असर नहीं डालना चाहिए। और साथ ही साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है उसको बेहतर करने के लिए सीधी उड़ानों की बात की गई, और साथ ही साथ पर्यटक वीसा जो काफी हद तक रुक गए थे उनको दोबारा शुरू करने की बात हो रही है। ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कोलैबोरेशन और उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो ये जो मुद्दा है एक ऐसे समय में जब भारत आर्थिक रूप से चुनौतियों से जूझ रहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने एक तरफा टैरिफ लगाने की घोषणा की है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में, और परचेजिंग पावर पैरिटी में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर उसके मार्केट्स और उसकी अर्थव्यवस्था के साथ हमारा बेहतर सहयोग होता है तो जो नुकसान हमें टैरिफ्स के बढ़ने से हुआ है वो काफी हद तक कंपनसेट हो सकता है। साथ ही साथ हमने रूस के साथ बातचीत की जिसमें ऊर्जा सुरक्षा की बात की, और चूंकि ये सारा मुद्दा ही रूस से आयात होने वाले ऊर्जा के ऊपर इसको दिखाया गया है, तो हमने ऊर्जा सुरक्षा की बात की है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध की बात की और उसको क्या किया जा सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे हुए हैं, और मेरा ये मानना है कि ये जो समिट थी और ये जो दौरा था प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, और आने वाले समय में इसे एक मील का पत्थर माना। बिल्कुल मिस्टर सज्जना जी, क्योंकि आज जो तस्वीरें हमारे पास तियानजिन से आई हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात की तस्वीरें, या तीन बड़े नेताओं राष्ट्रपति शी, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के आपसी संवाद की तस्वीरें, खासतौर से जो द्विपक्षीय मुलाकात की तस्वीर जिसमें एक गाड़ी में दोनों नेता जाते नजर आ रहे हैं, इन सबका सबसे ज्यादा चर्चा भारत में नहीं बल्कि चाइना में भी हो रही है, वैश्विक स्तर पे भी हो रही है। ये क्या संदेश देती है दुनिया के लिए भी कि हाँ जी साहब, ये
किस तरह से दोस्ती आगे बढ़ रही है? देखिए अरेन जी, बात ऐसी है, इसकी चर्चा भारत में तो होगी, चीन में तो होगी, पर मेरे विचार से सबसे ज्यादा जो इसकी चर्चा हो रही है वो व्हाइट हाउस में हो रही है। वो वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप देख रहे हैं जो ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के जो भी एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर्स हैं, विचारधारी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप ने ये टैरिफ्स लगाकर अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि उन्होंने ये करके भारत को चीन के पाले में और रूस के पाले में डाल दिया है, धकेल दिया है। हालांकि देखिए, भारत किसी के पाले में नहीं है जी। भारत अगर किसी के पाले में है तो वो अपने पाले में है, और यही हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी दिखाया है। देखिए, जब हमारी ये स्टेटमेंट हुई तो हालांकि हमारी जो प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई, उसमें ये बिल्कुल उन्होंने कहा जो हम मिलकर बात करेंगे, हम पार्टनर्स हैं, हम राइवल्स नहीं हैं, हम डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, साथ में मिलकर जो भी पूरी दुनिया में ये तहस नहस हो रहा है टैरिफ की वजह से, टैक्स की वजह से, तो उसके साथ हम जूझने के लिए साथ में मिलकर काम करेंगे। परंतु जब उनका स्टेटमेंट हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, तो वो ये कहने में चूके नहीं, जो हालांकि उन्होंने सीधा नाम नहीं लिया, परंतु अगर आप देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से जाता है, और ये मतलब भारत की संप्रभुता पर आहार है। तो इसीलिए चीन को भी उन्होंने बिल्कुल ये संदेश दिया उसमें जो हमको ये करना है, और अगर हमें कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट करने हैं, चाबहार पर करना है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट, और वो भी चीन में बैठ के इस बात को बिना नाम लिए जो बात आप कह रहे हैं वो उस बात को उन्होंने सीधे तौर पे कहा है। आलोक जी, क्योंकि थोड़ा समय की सीमा है, समझना चाहेंगे आपसे, अगर हम इस लिहाज से समझें कि चीन के साथ जो द्विपक्षीय बैठक हुई है भारत के प्रधानमंत्री मोदी की, अब इन बैठकों के बाद या प्रधानमंत्री की चीन की इस यात्रा के बाद में क्या इस स्तर पे बदलाव की एक उम्मीद हो सकती है, और किस प्रकार का एक ट्रांसलेशन जो लीडरशिप में दिखाई पड़ा है वो नीचे ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा बदलाव को लेकर? देखिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा। मेरे हिसाब से सीमा पर पहले तो स्थिरता आएगी, वो ऑलरेडी आ चुकी है। कुछ हद तक डीमिलिटराइजेशन होगा, दोनों तरफ की सेनाओं की संख्या कम की जाएगी, और सबसे बड़ी बात जो बॉर्डर ट्रेड शुरू होगा, और बॉर्डर ट्रेड इस बार सिर्फ सांकेतिक नहीं होना चाहिए जैसे पहले होता था, सिर्फ लोकल प्रोड्यूस है। मेरे ख्याल से एक पूरा प्रॉपर बॉर्डर ट्रेड शुरू होना चाहिए जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो, आवागमन हो लोगों का और सामान का, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी जो चीन है, विशेषकर तिब्बत और जिंजियांग, उनको जो सामान जाता था वो भारत से जाता था। विशेषकर तिब्बत की सारी जरूरतें भारत से पूरी होती थी, और इसके माध्यम से हम जो व्यापार का असंतुलन है वो भी काफी हद तक रोक पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम जिंजियांग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो हमें मध्य एशिया और यूरेशियन जो हार्टलैंड है, जो यूरेशिया का दिल है, वहां जाने का भी एक रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो चाबहार और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात हो रही है, वो मुझे लग नहीं रहा कि निकट भविष्य में वो उस तरीके से वायबल हो पाएगा जब तक कि ईरान और पश्चिमी देशों के बीच जो समस्या है वो पूरी तरह से सुलझती नहीं। जी, लेकिन फिर भी एक तरीके से कई कदम आगे बढ़ने की एक बड़ी राह कम से कम तैयार होती दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकाल के इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि SIR के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा और कैसे इस मुद्दे को लेकर लगातार बिहार में सियासत जारी है। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. माँ प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता। कोई बैंक के अंदर, कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। PM जन धन योजना के 11 साल। वाह,
गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित, रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। बात एसआईआर की। बिहार में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। तो चुनाव आयोग द्वारा 1 सितंबर के बाद भी लोगों की आपत्तियों को स्वीकार करने की बात को रिकॉर्ड पे लिया गया है। इस बीच राहुल गांधी की बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा आज समाप्त हो गई। राहुल सहित विपक्षी दलों के ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर आज भी सवाल खड़े किए। तो बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और इंडी गठबंधन के नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन रहा। यात्रा में इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता शामिल हुए। हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। पूरे बिहार की जनता को दिल से धन्यवाद देते हैं कि 20 से ज्यादा जिलों में हम लोगों ने यात्रा को निकाला। 1300 किलोमीटर से भी अधिक हम लोग जो है चलने का काम किए। वहीं वोटर अधिकार यात्रा को खोखला बताते हुए भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि बिहार के लोगों ने इस यात्रा को पूरी तरह से नकार दिया है और इसका परिणाम समय के साथ सबके सामने होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। ये देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पॉन्सिबल। बिहार के लोगों ने इसे नकारा, पॉजिटिव के बदले सुपर निगेटिव हुआ है। आपके जुलूस में आपके साथ आपको प्रमोट करने वाले ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि बिहार में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों द्वारा 89 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाने के लिए उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन नहीं मिला है। आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को करीब 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए पत्र लिखे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया नियमों का उल्लंघन करती है। आयोग के अनुसार निर्वाचक पंजीकरण 1960 के नियम 13 के तहत नाम काटने की आपत्ति केवल निर्धारित फॉर्म 7 में ही दी जा सकती है, पत्र के माध्यम से नहीं। इसके अलावा बूथ लेवल एजेंट्स को ही लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 31 के तहत शपथ के साथ निर्धारित प्रपत्र में आपत्ति जमा कराने का अधिकार है। आयोग ने जोर देकर कहा कि बिना सत्यापन और तय प्रक्रिया के कोई भी नाम सूची से नहीं काटा जा सकता। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा और आपत्ति जमा करने की तारीख 1 सितंबर से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर लोग अपनी आपत्ति या दावा पेश कर सकते हैं। आयोग ने आश्वस्त किया कि नामांकन की आखिरी तारीख तक लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने काटने का काम होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरा लीगल वॉलंटियर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा आपत्ति दर्ज करने में मतदाताओं की मदद करेंगे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आधार कार्ड को स्वीकार करने का आदेश सिर्फ 65 लाख लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कोर्ट ने ऐसे नामों की लिस्ट सामने रखने की बात कही और इसे अगली सुनवाई के दौरान देखने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि आपको पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत किस तरह से लोगों की परेशानियां बढ़ा रही है। गृह मंत्री आज जम्मू पहुंचे थे हालात का जायजा लेने के लिए। खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। 4-5 दिनों से तेज बुखार है, सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात मौसम के मिजाज की। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक इस वक्त भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं की वजह से लगातार परेशानियां पैदा हो रही हैं। क्योंकि अगर बात पहाड़ों की जाए तो वहां पे लगातार किस प्रकार से दिक्कतें आ रही हैं, आज उसका जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने वहां पे बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो इधर मैदानों की बात की जाए तो नदियों में आई बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन मौसम लगातार परेशानियां पैदा कर रहा है। देश के कई इलाकों में मानसून की तेज बारिश हो रही है, जिससे कई जगह बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से रास्ते भी बाधित हुए हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए जम्मू के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने राजभवन में राहत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने जम्मू दौरे के दौरान मंगुचुक गांव के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की।
इस बीच जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में रविवार रात को हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई। वहीं भारी बारिश के कारण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। वहीं भीषण बाढ़ से निपटने के लिए भारतीय सेना की पश्चिमी कमान व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चला रही है। तत्काल राहत प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर सहित कुल 47 टुकड़ियों को सक्रिय किया गया है। साथ ही फॉर्मेशन इंजीनियरों, चिकित्सा और संचार संसाधनों को भी तैनात किया गया है। इस बीच रामबन क्षेत्र में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण बगलिहार बांध के द्वार खोल दिए गए हैं। वहीं रियासी में भी चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के सभी द्वार खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से आई आपदा को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बनबासा, टनकपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की और राज्य सरकार की ओर से सभी प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने 4 धाम यात्रा पर आगामी 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है। अगले 24 घंटे 48 घंटे हमारे लिए बहुत अलर्ट के हैं और इसमें हम सबको पूरी निगरानी रखनी है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो ये नानक सागर डैम बहुत बड़ा इस क्षेत्र के चारों तरफ से होने वाला जो बारिश है उसका पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बरसात का कहर लगातार जारी है। बीते 2-3 दिनों में भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और जल भराव की घटनाओं से बड़ा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते प्रदेश के 10 जिलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस बीच हिमाचल सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते बने हालात को देखते हुए राज्य को आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि प्रदेश में आपदाग्रस्त राज्य के सभी प्रावधान सोमवार से लागू हो रहे हैं और इसके साथ ही एक बार फिर उन्होंने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त राहत राशि की मांग की है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में सहायता अभियान जारी है। भारतीय वायुसेना लगातार प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पठानकोट और गुरदासपुर जिलों में वायुसेना ने 11 नागरिकों को सुरक्षित निकाला। साथ ही 2150 किलोग्राम आवश्यक राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। इस बीच जालंधर शहर में लगातार बारिश के चलते भीषण जलभराव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री साय ने दंतेवाड़ा जिला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने मोहल्ला चूड़ी टीकरा में जाकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बारिश क्यों इतनी ज़्यादा परेशानियां पैदा कर रही है, इस बात को समझते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान इस वक्त जुड़े, उनके रुख करते हैं डॉक्टर आर.के. जैनामणि जी, जो कि हेड है नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर IMD के, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर जैनामणि, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ पे आपका। सवाल सर यही कि आखिर मानसून जब गुजरता हुआ जा रहा है उस वक्त इतनी ज़्यादा बारिश क्यों देखने को मिल रही, क्या बड़ी वजह है? नहीं, बिल्कुल, जैसे ये आपने दिखाया दर्शकों को कि जो स्पेल रेन था, मेनली सभी को मालूम होगा, जो उधमपुर का जो घटनाएं हुई और रियासी, रामबन, जामू, तो जो 24 अगस्त से 27 अगस्त तक था, तो ये जो 4 दिन काफी एक्टिव मानसून रहा, जिसके वजह से बाढ़ का स्थिति जो क्रिटिकल पंजाब, क्योंकि जब भी हिमालय में बारिश होता है, ये एरिया मैंने बताया, चाहे हिमाचल हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, तो बारिश का सारा पानी नीचे आता है। तो इसलिए जो नदियां हैं जो पंजाब में होते हुए जाता है, तो उसमें वो तो एक स्पेल था। लेकिन बारिश का जो परिणाम है, अगेन काल से एक स्पेल शुरू हो गया। जो कल का जो स्पेल था, सबसे ज्यादा जो डेंजरस ज्यादा स्पेल था, वो स्पेल का हम प्रेडिक्शन भी दिए थे और उसी के साथ साथ उसके मॉनिटरिंग भी किए थे। और अगर बात करें कि ये कितना दिन रहेगा, तो हमारा यही है कि अभी तक जो रेन रियलाइज हुआ उसका अगर जिक्र करें तो मेनली हमारा जो रेन है आज का अगर स्थिति देखें तो जैसे आपने बताया कि पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जगह में अति भारी बारिश हुआ है, वो अभी भी जारी है। तो आप सोचिए कि 24 से 27 अगस्त एक स्पेल था जिसमें उधमपुर में सबसे ज्यादा जो अप टू 620 मिलीमीटर हुआ था रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन, जामू में भी अप टू 320 मिलीमीटर हुआ था। मैं बोल रहा हूँ जो 26 का दिन में हुआ, जिसमें भूस्खलन हुआ था वो एरिया में।
तो वो इतना बारिश 3 दिन का जो क्यूमुलेटिव अगर लेंगे वो सारा पानी नीचे आया और फिर काल का सुबह से हैवी रेन यानी भारी बारिश अति भारी बारिश दोबारा शुरू हो गया तो उसके कारण से उसकी जो इम्पैक्ट जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा है। और सर एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे बादल फटने की घटनाओं का हम लगातार खबरें देख रहे हैं, लेकिन वो पहले कभी कभी सुनने को मिलता था। इस बार के मौसम में हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, लगातार कई ज्यादा घटनाएं बादल फटने की देख रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्या कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का असर है? क्या वजह है उसकी सर? बिल्कुल, आप जो बादल फटने का जो बोल रहे हैं, देखिए बादल फटने का जो मापने का तरीका अलग है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग और जो होता है विश्व मौसम विज्ञान जो है वो बोलते हैं कि 100 मिलीमीटर रेन 1 घंटा में होना चाहिए। वो भी उसके लिए एक मापदंड है, यानी एक रेन गज होना चाहिए जो 1 घंटे में बोलेगा कि 100 मिलीमीटर रेन हुआ है 10 सेंटीमीटर। लेकिन जो मीडियम में जो आता है ऐसे कि हमारा जो माप का जो यंत्र है यानी रेन गज है, पहाड़ी इलाका में उसकी नेटवर्क इतना डेंसिटी नहीं है कि जहां बादल फटता है यहाँ जहां मापना चाहिए वो हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है। और लेकिन मीडिया में जो आ रहा है हम उसको देखते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आता है। जैसे लैंडस्लाइड होता है या आपका जैसे भूस्खलन हो गया और उसी के साथ साथ बाढ़ एकदम से पानी नीचे आ गया, तो ये तो एक है कि हुआ कि नहीं हुआ उसका कैसे निर्णय करें। अगर हम मीडिया को ध्यान दें तो इस बार जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं रिपोर्ट आ रहा है, और अगर हम सारा विश्व का जो रिसर्च हुआ है, एक तो ये है कि तापमान जो होता है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग, तो ये एस्टेब्लिश हुआ है कि 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ता है, जैसे अगर हम पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा लें 1950 ऑनवर्ड, तो तापमान 1.3 कुछ बढ़ा है या 1.2, तो 7% जो है जो नमी या जो वाटर वेपर तो कैपेसिटी बढ़ा है। तो सभी को मालूम है कि अगर सर समय थोड़ा सा सीमित है। एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जो सितंबर महीना अब शुरू हुआ है, सितंबर महीने को लेकर भी क्या कुछ ओवरऑल एक प्रेडिक्शंस हैं? क्या इस महीने में भी ज्यादा बारिश होगी? छोटा सा जवाब। हम कल जो दिए हैं सितंबर का, आज से 30 सितंबर तक जो है ज्यादा बारिश होने का संभावना है। इसलिए हम बोलते हैं कि मानसून का जो रहेगा उसका जो, जैसे आप बता रहे थे कि इस टाइम में रिटर्न होना चाहिए, ऐसे अभी कुछ सिग्नल नहीं है। इसीलिए हम लोग ज्यादा बारिश का जो संभावना दी है उसको देखते हुए हम लोग का रेडीनेस और प्रिपेयरनेस, जैसे हर आदमी का, हर नागरिक का जो पहाड़ी इलाका में जाता है, पर्टिकुलरली जो ऑलरेडी बाढ़ से सीवियर प्रभावित है और भूस्खलन होता रहता है, जैसे अभी ये स्पेल तो 2 दिन रहेगा। हम लोग रेड कलर वार्निंग किए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड मेनली, और पंजाब एंड हरियाणा के लिए। तो आने वाले समय में भी एक तरीके से सचेत रहने की जरूरत है। बारिश अभी रहेगी, उसकी वजह से इस प्रकार की दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं, लोगों को सचेत रहने की जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जयराम मणि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पर वापस आएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है, वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे।
कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे क्या बोल रहे हैं? ये जो बिनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? सब जैसे तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ? तुम्हारा फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूँ। पुलाव नहीं, प्लान, लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। और खबर तकनीक से जुड़ी हुई। दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल युग की ओर आगे बढ़ रही है। इसका आधार वो चिप होती है जो सेमीकंडक्टर से बनती है। भारत इस दिशा में बहुत तेजी से काम भी कर रहा है और सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनने पर तेजी से प्रयास भी जमीन पर उतर रहे हैं। इस कड़ी में कल से दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी इस बड़े कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे जिसमें दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों का जमावड़ा लगेगा। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। आप देखिए इस खबर को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह प्रतिष्ठित आयोजन भारत की उस महत्वाकांक्षा को दोहराता है जिसके तहत देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाया जाना है। सेमिकॉन इंडिया 2025 की थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इस आयोजन में शीर्ष वैश्विक नेता, उद्योग विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सरकारी अधिकारी और छात्र शामिल होंगे। करीब 350 कंपनीज ये सेमिकॉन में पार्टिसिपेट करेंगी। पिछले साल के जो सेमिकॉन था उससे ये इस बार करीब दुगना साइज का होगा। इतने कंपनीज आ रही हैं। 30 देशों से कंपनीज और डेलीगेशंस आ रही हैं और कंट्री पेविलियंस भी बनाए गए हैं। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक सरकार ने 10 अहम योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें से फैब्रिकेशन यूनिट्स, 3D पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और असेंबली सुविधाएं शामिल हैं। ये पहल भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भूमिका को और मजबूत बना रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी किया था और उन्होंने कहा था कि इस साल कई दशकों के बाद और कई दशकों की कोशिश के बाद इस साल जो है सेमीकंडक्टर चिप्स देश में बनाई जाएंगी कमर्शियली। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है, महत्वपूर्ण कड़ी है इस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अब 280 से अधिक संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स को उन्नत चिप डिजाइन उपकरणों तक पहुंच मिल चुकी है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 23 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई है जो सीसीटीवी, नेविगेशन सिस्टम, संचार, मोटर कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेस जैसी चिप पर काम कर रही हैं। सेमिकॉन इंडिया के चौथे संस्करण के साथ भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है और वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर अग्रसर है। कैंपस से मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।